हेलो फ्रेंड, दिस इज श्रीकांत सिंह। वेलकम यू एट माय यूट्यूब चैनल इम्प्रो इंग्लिश। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूं, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। क्लास 10th सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड हो, दोनों स्थानों पर इसका बहुत ही महत्व है। यहां से एट लीस्ट 5 to 8 मार्क्स के पैराग्राफ, क्वेश्चन आंसर, समराइज क्वेश्चन आंसर, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर 3 चैप्टर हैं और ये जो तीनों चैप्टर हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और स्पेशली यह इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन और इंडिया के 3 डिफरेंट पार्ट्स को शो करता है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और समझिएगा। मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। A baker from Goa का समरी। लेट्स स्टार्ट। समरी ऑफ ग्लिम्स ऑफ इंडिया। पहले चीज तो हम यहाँ पे समझ लें कि ये तीनों जो चैप्टर्स है किसने लिखा है, उस चीज को समझते हैं। ग्लिम्स ऑफ इंडिया इज अ चैप्टर कंटेनिंग 3 शॉर्ट स्टोरीज, ईच शो केसिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन लाइफ। डिफरेंट एस्पेक्ट को शो करते हैं। The first story, A Baker from Goa by Lucio Rodriguez। इसके राइटर कौन है? लूसियो रोड्रिग्स है। फोकसेस ऑन द ट्रेडिशन ऑफ बेकर्स इन गोवा। जो बेकर्स के ट्रेडिशंस थे, परंपरा थे, उस चीज को इसमें फोकस किया जाता है। स्पेशली ड्यूरिंग द पोर्टुगीज इरा, जो पुर्तगालियों का शासन था, पुर्तगालियों के समय खास करके उस समय जो बेकर्स की स्थिति थी, उनका जो ट्रेडिशन था, इस चैप्टर में उसको बहुत अच्छे से मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है स्टोरी कुर्ग बाय लोकेश अब्रोल। लोकेश अब्रोल इसके राइटर हैं और बहुत ही शानदार चैप्टर है, बहुत ही शानदार। इसमें दिखाया गया है कुर्ग की सारी विशेषताओं को एक छोटी सी स्टोरी में कंप्राइज किया गया ताकि आपको कम समय में अच्छा समझ में आ सके। इंट्रोड्यूस द सीनिक ब्यूटी, वाइल्ड लाइफ एंड कल्चर ऑफ कुर्ग इन कर्नाटका। द फाइनल स्टोरी है टी फ्रॉम आसाम बाय अरूप कुमार दत्त या दत्ता। follows 2 friends exploring the famous tea gardens of Assam and discovering the legends behind the tea। चाय की उत्पत्ति कैसी हुई, आसाम के चाय बागानों को दिखाने का प्रयास किया गया और उन लीजेंड को भी बताने का प्रयास किया गया जो टी से रिलेटेड है। तो बहुत ही शानदार स्टोरी है, तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। समरी ऑफ अ बेकर फ्रॉम गोवा। बहुत ही शानदार चैप्टर है, जैसा मैंने आपसे कहा। अ बेकर फ्रॉम गोवा इज ए स्टोरी दैट रिलेट्स टू टाइम when there was Portuguese rule in Goa। जब पुर्तगालियों का शासन गोवा में था, तब की ये कहानी है। The story is a baker living in a Goan village। ये कहानी एक बेकर की है जो गोवन विलेज में रहता था, गोवा के गांव में रहता था। ड्यूरिंग दोज टाइम पीपल एट लोफ्स ऑफ ब्रेड। उस समय लोग ब्रेड्स के टुकड़े, यानी कि जो ब्रेड्स आज उपस्थित होते हैं, मिलते हैं, उसको खाना पसंद करते थे। There was these were made in big furnace। बड़ी बड़ी भट्टियों में बनाया जाता था। फर्नेस मीन्स भट्टी, फर्नेस मीन्स भट्टी। द बेकर्स नोन एज पेडर्स। और ये जो बेकर्स होते थे, इन्हें पेडर्स कहा जाता था। पेडर्स स्पेशली ये वर्ड आया है पैड से। पैड मीन्स होता है पैदल चलना, यानी कि जो बेकर्स होते थे ये पैदल चलते थे और अपने बेकरी के सामानों को बेचा करते थे। द पैडर और बेकर्स ऑफ गोवा वर सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द कम्युनिटी ड्यूरिंग द पोर्टुगीज इरा। करें जो बेकर्स होते थे, ये उस समय के बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन हुआ करते थे, पोर्टुगीज रूल जो गोवा में था उस समय। ऑल्दो द लोफ्स ऑफ ब्रेड दे वंस मेड आर नो लॉन्गर कॉमनली सीन। करें कि वो लोग जो ब्रेड्स बनाते थे, जो लोफ्स दिया करते थे, वो लंबे समय तक अस्तित्व में बना रहा, लेकिन वर्तमान में नहीं दिख रहा है। द ट्रेडिशन ऑफ ब्रेड मेकिंग स्टिल एग्जिस्ट टुडे। कह रहे हैं कि जो ब्रेड मेकिंग है अभी भी गोवा में उपस्थित है।
The furnaces and the distinct sound of the baker's bamboo stick are still heard in Goan village, Goan homes. आज भी कहा जाता है कि आज भी वो जो फर्नेस थी, भट्टियां थी बेकरी की, और जो डिस्टिंक्ट साउंड मतलब एक विचित्र, एक मतलब स्ट्रेंज साउंड क्रिएट होता था जब बेकर्स अपने बाम्बू को पटकते थे, तो जो जिंगलिंग साउंड क्रिएट होता है वो आज भी गोवा के गांव में महसूस किया जाता है, दिखता है। Although फिर भी nowadays आजकल we may not see these lopes but may sometimes see the furnaces. करें आज हम उस लोब्स को नहीं देखते, लेकिन आज भी वो भट्टियां हमको दिखती हैं। एंड सम बेकर्स कैरिंग ऑन द ट्रेडिशनल बिजनेस ऑफ दियर फोरफादर्स। करें फोरफादर्स मीन्स होता है जो मतलब पूर्वज थे, एंसेस्टर्स थे, उनकी जो ये बिजनेस था, आज भी वहां के कुछ गोवन विलेज में वहां के जो पोर्टुगीज जो कम्युनिटी है, जो गोवा में रहने वाले बेकरी का बिजनेस करते थे, आज भी इस ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं और आगे ले जा रहे हैं। द बेकर वाज अ फैमिलियर फिगर इन द ऑथर्स चाइल्डहुड। यहाँ पे ऑथर जो है कह रहे हैं कि उनके चाइल्डहुड में जो बेकर्स था एक बहुत ही फैमिलियर यानी कि बहुत ही क्लोज रिलेशन था उनके साथ। ही वुड कम ट्वाइस अ डे। जो बेकर्स होते थे वो दिन में 2 बार आते थे। वेकिंग द फैमिली विद द साउंड ऑफ हिज बाम्बू स्टफ। जो बाम्बू स्टफ यानी बाम्बू को ऐसे जमीन पे पटकते थे, उससे जो साउंड क्रिएट होता था, उससे जो घर वाले होते थे, वो फैमिली होता था, वो क्या करते थे, वेकिंग, जाग जाते थे। द ऑथर रिकॉल्स ईगरली रनिंग टू रिसीव फ्रेश लोप्स। करे ऑथर जो है रिकॉल्स कर रहा है, याद कर रहा है। रिकॉल्स मीन्स रिमेंबर करता है, याद करता है, याद करता है। ईगरली रनिंग टू रिसीव फ्रेश लोब्स। क्या याद करता है कि वह जब दौड़कर फ्रेश लोब्स को, ब्रेड को रिसीव करने के लिए भागता था। कॉल्ड ब्रेड बैंगल्स, जिसे क्या कहा जाता था, ब्रेड बैंगल्स, which were brought by the baker, जो बेकर के द्वारा लाया जाता था। He was the author's friend and guide। जो बेकर्स होते थे वो क्या होते थे, यहाँ पे ऑथर याद करता है, कहता है वो मेरे गाइड और फ्रेंड्स हुआ करते थे। The maid servants in the author's house, जो ऑथर्स के हाउस की मेड सर्वेंट्स थी यानी कि नौकरानी थी। कौन थी, नौकरानी। वो क्या करती थी, वह लोब्स को लेने जाया करती थी। और ब्रेड विच दे एट विथ टी, जिसे वो चाय से खाते थे। द लोब्स वर सर्व्ड विथ हॉट टी एंड ईटन विदाउट ब्रशिंग टीथ। करें कि राइटर ऑथर यहाँ पे याद करते हैं और कहते हैं कि जो लोब्स थे उसे तो कभी कभी बिना ब्रश किए, बिना दांतों को साफ किए ही खाने पे जुट जाते थे, खाने पे लग जाते थे। एज पार्ट ऑफ द मॉर्निंग रिचुअल, जैसा लगता था कि यह सुबह सुबह का रिवाज है। रिचुअल मीन्स रिवाज। द बेकर्स विजिट्स वर आल्सो एसोसिएटेड विथ इंपॉर्टेंट ओकेजन्स। करें कि इंपॉर्टेंट ओकेजन्स पर भी बेकर्स विजिट किया करते थे। एज ही स्वीट ब्रेड स्पेशली द बोल, यहाँ पे एक अलग प्रकार के स्वीट ब्रेड, कौन सा ब्रेड, स्वीट ब्रेड, मीठे ब्रेड की बात की गई, जिसका नाम क्या था, बोल। वाज इसेंशियल फॉर सेलिब्रेशन लाइक वेडिंग्स। शादी विवाह या कोई खुश हैप्पी वाला मूड होता था तो उस समय ये बहुत ही आवश्यक होता था वहां पे। अदर स्पेशल ट्रीट्स इंक्लूड सैंडविचेस, केक्स एंड बुलिनहास, स्मॉल स्वीट बंस। बुलिनहास एक यहाँ पे नाम आपको याद करने की जरूरत है, क्योंकि जब आप स्टोरी लिखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे रिलेटेड स्टोरी करेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अलग अलग प्रकार के जो बेकरी के प्रोडक्ट्स थे वो कौन कौन से इस चैप्टर में मेंशन किए गए। जो अब यहाँ पे बेकर्स का ट्रेडिशनल आउटफिट, आउटफिट मतलब पोशाक, जो यानी उनका ड्रेस होता था, ट्रेडिशनल ड्रेस, उसकी बात की गई। दैट इज कॉल्ड द कबई। वाज लॉन्ग, मेंशन किया गया कैसा होता था, सिंगल पीस फ्रॉक, एक लंबा सिंगल पीस का फ्रॉक होता था। दैट रीच द नीज, जो टखनों तक पहुंचता था। सिमिलर टू टूडेज हाफ पैंट्स, जो आज हाफ पैंट्स के समान होता था। इन द पास्ट बेकिंग वाज प्रॉफिटेबल बिजनेस। भूतकाल में यानी पास्ट में, अतीत में जो बेकरी का काम था वह एक प्रॉफिटेबल बिजनेस माना जाता था।
Their joyful and healthy appearance reflected the success and satisfaction of their profession. उनका जो joyful और healthy reflection था वो दिखाता था कि इस बिजनेस कितना अच्छा है, कितना प्रॉफिटेबल है. The bakers' role in Goa society, particularly during the festive events, खास करके त्योहारों के समय पर उनका महत्व, इम्पोर्टेंस एक अलग होता था, बढ़ जाता था. Was invaluable and continues to be remembered fondly. और वह कभी भी भूलने लायक नहीं होता था. कुर्ग a heavenly प्लेस. कुर्ग जो एक हेवनली प्लेस है, यानी कि स्वर्ग जैसा शानदार स्थान है. कुर्ग नेस्ल्ड बिटवीन द कोस्टल टाउन ऑफ मंगलोर एंड मैसूर. मैसूर और मंगलोर के बीच एक कोस्टल टाउन है. कौन सा? कुर्ग. इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज पैराडाइज ऑन अर्थ, जिसे स्वर्ग कहा जाता है. कहां पर? जमीन पर, अर्थ पर इसे स्वर्ग भी बोला जाता है. बहुत ही शानदार प्लेस है. इट इज अ ब्रेथ टेकिंग ब्यूटीफुल प्लेस. यह बहुत ही शानदार स्थान है जहां ब्रेथ टेकिंग का मतलब आप पहुंच जाओ तो इतना मन प्रसन्न हो जाता है कि वहां से आने का मन नहीं करेगा. दैट फील्स एज दो इट हैज डिसेंडेड फ्रॉम द हेवेंस. और ऐसा लगता है, डिसेंडेड मीन्स उतरा हुआ है. डिसेंडेंस मतलब उतर आना, उतरा हुआ. यानी कि इतना खूबसूरत प्लेस है कि ऐसा लगता है कि यह स्वर्ग से ही जमीन पर सीधे उतार लिया गया है. होम टू स्ट्रॉन्ग पीपल. और यह कुर्ग लोगों का एक प्लेस है. स्ट्रॉन्ग पीपल मतलब कुर्ग लोग जो होते हैं वो महान योद्धा होते थे, ग्रेट वॉरियर होते थे. तो उस चीज पे यहाँ कहा गया है कि ये महान योद्धा लोगों का प्लेस है. स्टनिंग लैंडस्केप एंड वाइल्ड क्रिएचर. जो वहां का लैंडस्केप है इतना शानदार है. वाइल्ड क्रिएचर्स इतने अच्छे अच्छे, डिफरेंट प्रकार के व्यूज, डिफरेंट प्रकार के एनिमल्स, डिफरेंट प्रकार की फिशेस और डिफरेंट प्रकार के एडवेंचरस गेम वहां पर प्रेजेंट है कि कोई भी वहां पे जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि पूरा स्वर्ग ही धरती पर उतर पड़ा है. वेदर एंड इन्वायरमेंट ऑफ कुर्ग. कुर्ग का वेदर कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, उस चीज को मेंशन किया गया है. कुर्ग आल्सो नोन एज कोडागु. जो कुर्ग के लोग होते हैं, इट इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका. और इसे कर्नाटका का एक छोटा डिस्ट्रिक्ट है जो कोडागु या कुर्ग नाम से जाना जाता है. इट इज फेमस फॉर इट्स लस एवरग्रीन फॉरेस्ट. लस एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब हमेशा थोड़ी थोड़ी करके बरसात पाने वाला प्लेस और काफी हरा भरा. लस ग्रीन मतलब एकदम हरा भरा. स्पाइस प्लांटेशंस, मसालों का बगीचा भी है. एंड कॉफी स्टेट्स, और कॉफी का बागान भी है. टूरिस्ट फ्लॉक टू कुर्ग बिटवीन सितंबर एंड मार्च. कुर्ग में जो टूरिस्ट लोग जाते हैं उनका जो टाइमिंग होता है वो सितंबर टू मार्च के बीच होता है. व्हेन द वेदर इज एट इट्स बेस्ट. जो वेदर, कुर्ग का वेदर है इस समय सितंबर टू मार्च के बीच बहुत ही शानदार रहता है. एंड द एयर इज फिल्ड विद द डिलाइटफुल अरोमा ऑफ कॉफी. अरोमा मीन्स खुशबू. अरोमा मीन्स खुशबू, सुगंध. सुगंध जो अरोमा होता है वहां का बहुत ही शानदार होता है. कॉफी का अरोमा पूरे माहौल में बना हुआ होता है. तो ये चैप्टर आपको ये बताने का प्रयास कर रहा है कि कुर्ग क्या है और कुर्ग में क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं. द पीपल ऑफ कुर्ग. समरी की बात यहाँ पे हम देखो समरी की चर्चा कर रहे हैं. एक अलग अलग हिस्से में बांट के कुर्ग की पूरी विशेषता, पूरे चैप्टर का समरी मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूं ताकि किसी भी प्रकार का प्रश्न आपसे पूछे तो यू विल बी एबल टू राइट गुड आंसर. द पीपल ऑफ कुर्ग. वहां के लोग कैसे हैं? द इनहैबिटेंट्स. इनहैबिटेंट्स मतलब निवासी. इनहैबिटेंट मीन्स निवासी, निवास करने वाले. ऑफ कुर्ग आर बिलीव्ड टू हैव ग्रीक और अरेबिक कनेक्शन. कहे कि जो वहां पे लोग हैं ये माना जाता है, जो इतिहास से रिलेट किया जाता है वहां कहा जाता है कि या तो ग्रीक के थे या तो अरब के थे. उनके एंसेस्टर ग्रीक या
अरब के थे। कहानी यहाँ पे रिलेट करती है कि ग्रीक यानी कि जब सिकंदर आया था यहाँ पे, अलेक्जेंडर, तो उसके कुछ सिपाही कुर्ग यानी कर्नाटक साइड गए थे और वहीं पर वो यहाँ पर शादी विवाह करके यहीं पे बस गए थे। तो इसलिए कुछ तो कहा जाता है, कुछ तो ये कहा जाता है कि इनका रिलेशन अरब कंट्रीज के योद्धाओं से है। आगे देखते हैं। विद द वन स्टोरी सजेस्टिंग दैट पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी सेटल्ड हियर, अलेक्जेंडर की आर्मी के कुछ पार्ट्स यानी कुछ सैनिक यहाँ पर सेटल हो गए थे। व्हेन देयर रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल, जब उनका लौटना असंभव हो गया। These settlers intermarried with the local population, वहां की जो लोकल पॉपुलेशन थी उससे वो लोग शादी किए। एंड देयर कल्चरल इन्फ्लुएंस इज रिफ्लेक्टेड इन द मार्शल ट्रेडिशन, और जो वहां के लोग थे वर्तमान में उनके अंदर मार्शल ट्रेडिशन, मार्शल मतलब योद्धाओं वाला ट्रेडिशन अब दिखने लगा। मैरिज कस्टम्स, वहां के रीति रिवाज, शादी विवाह का जो तरीका था, एंड रिलीजियस सेरेमनीज और धार्मिक जो उत्सव होते थे सब उससे रिलेट करने लगे। द डिस्टिंक्टिव ब्लैक कोट वॉर्न बाय द पीपल ऑफ कुर्ग दैट इज कॉल्ड कुपिया, कह रहे हैं कि जो वहां के लोग होते हैं ब्लैक कलर का एक कोट पहनते हैं बड़ा सा, दैट इज कॉल्ड कुपिया, उसे कुपिया कहा जाता है। रिजेंबल्स द कुफिया वॉर्न बाय अरब्स, वहां पे ये अरब के लोग जो कुफिया यानी बड़ा सा कपड़ा पहनते हैं, दैट इज कॉल्ड कुफिया, समटाइम्स इट इज कॉल्ड कुपिया। दैट्स व्हाई यह रिलेट किया जाता है कि इनका अरब के एंसेस्टर्स भी रहे होंगे। एंड कुर्द्स, यहाँ का कल्चर क्या है उस चीज को समझते हैं। कुर्गी फैमिलीज आर नोन फॉर देयर लेजेंडरी हॉस्पिटैलिटी, लीजेंडरी हॉस्पिटलिटी मतलब शानदार रूप से स्वागत करते हैं, किसी का अभिवादन स्वागत सत्कार करने में पीछे नहीं रहते, बहुत ही शानदार तरीके से करते हैं। एंड द रीजन्स पीपल आर फेमस फॉर दियर ब्रेवरी, और यहाँ के लोग अपनी बहादुरी के लिए भी प्रसिद्ध हैं। द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट इन द इंडियन आर्मी, कुर्ग रेजिमेंट है, एक कुर्ग रेजिमेंट है, जैसे आर्मी के रेजिमेंट होते हैं, राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, यादव रेजिमेंट, डिफरेंट टाइप के रेजिमेंट होते हैं। तो उस हिसाब से साउथ रेजिमेंट, तो उस हिसाब से यहाँ पर एक कुर्ग रेजिमेंट है जिसका भारतीय सेना में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। यहीं से हमारे जो पहले जनरल थे करियप्पा उन्हें कहा जाता था, तो ये भी यही थे, फर्स्ट इंडियन आर्मी चीफ थे। हेड फ्रॉम कुर्ग, वो भी कहां से बिलोंग करते थे, कुर्ग से ही बिलोंग करते थे। Interestingly, the people of Kurg are the only group in India who can carry firearms without license. मजेदार बात यह है कि यहाँ के लोग जो होते हैं इन्हें भारतीय गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने, सरकार ने स्वतंत्रता दी है कि वो फायर आर्म्स यानी कि हथियार, रिवाल्वर, बंदूक, राइफल्स, डिफरेंट टाइप्स आपके फायर आर्म्स स्वतंत्र रूप से रख सकते हैं, उनको लाइसेंस की जरूरत नहीं है। जबकि पूरे भारत में किसी और प्लेस पर किसी और नेटिव को रहने वालों को ये स्वतंत्रता नहीं है, सिर्फ कुर्ग, जो कुर्ग के पीपल हैं उन्हें ही ये स्वतंत्रता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। यहाँ की वाइल्ड लाइफ के विषय में भी जानने का प्रयास करते हैं जो बहुत ही शानदार है। वाइल्ड लाइफ एंड लैंडस्केप, कुर्ग इज होम टू अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ यानी कि डिफरेंट प्रकार के वाइल्ड लाइफ का एक प्लेस है कुर्ग। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जानवर, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, डिफरेंट टाइप्स के क्रिएचर्स, वाइल्ड क्रिएचर्स मिलते हैं, देखे जाते हैं। द कावेरी रिवर, यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे कावेरी रिवर निकलती है, विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम इट्स हिल्स एंड फॉरेस्ट, जो यहाँ के जंगलों से और यहाँ की पहाड़ियों से निकलती है। इज नोन फॉर इट्स अबंडेंट महासिर फिश, एक महासिर फिश होती है, मछली की प्रजाति होती है महासिर, जो सिर्फ ताजे पानी में पाई जाती है, जो ताजा पानी कावेरी नदी वहां से निकलती है इसलिए वहां पे पाई जाती है। किंगफिशर्स, squirrels, langurs, and various birds, bees and butterflies can be found here. आसानी से आप मिल सकते हैं।
द एरिया इज ऑल्सो अ हेवन फॉर एलिफेंट्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि हाथियों के लिए भी यह स्थान एक स्वर्ग के समान है, बहुत ही उचित प्लेस है एलिफेंट्स के लिए। हु एंजॉय बीइंग बाथ बाय देयर केयर टेकर्स, जो यहाँ पर कावेरी नदी में उनके केयर टेकर्स यानी जो महाउत होते हैं उनके द्वारा नहलाए जाते हैं, वो वहां पे आते हैं। द ब्रह्मगिरी हिल्स यहीं पर पाई जाती है। ऑफर पनोरमिक व्यूज ऑफ कुर्ग। पनोरमिक मीन्स वंडरफुल, पनोरमिक मीन्स होता है वंडरफुल, शानदार। And a walk across a rope bridge leads to the scenic 64-acre island of निसर्गधम। निसर्गधम कह रहे हैं कि वहां से एक रोप ब्रिज बनी है जहां से 64 एकड़ में फैला हुआ आइलैंड है निसर्गधम इन बालकुपा। अ तिब्बतन सेटलमेंट कहां पर है? ये जो तिब्बत से जो बौद्धिस्ट लोग आए थे, मॉन्क आए थे, वो यहाँ पे सेटल हुए हैं। और वो क्या पहनते हैं यहाँ पे उनके क्लॉथ्स के विषय में बताया गया है। रेड ओकर एंड येलो रोब्स कैन बी सीन। रोब्स मीन्स होता है ड्रेस, रोब्स मीन्स ड्रेस। तो आप देख सकते हैं कि कैसा होता है, गेरुआ, ओकर, पीला और लाल, इस प्रकार के जो वहां के मॉन्क्स होते हैं कपड़े पहनते हैं, वहां पे रहते हैं। तो ये आइलैंड है, कौन सा आइलैंड है आपको याद रखने की जरूरत है, निसर्गधम। कितनी एकड़ में फैला है? 64 एकड़ में फैला हुआ है। यानी कि जब भी कुर्ग के विषय में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन सब चीजों को आप अपने माइंड में रखेंगे तो एक सटीक और उपयुक्त शब्दों में, लिमिटेड वर्ड में जैसा भी प्रश्न पूछा जाएगा आप अपने आंसर को कर सकते हैं। So, T from Assam, राजवीर एंड प्रांजल्स जर्नी टू आसाम। बहुत ही शानदार स्टोरी है, राजवीर और प्रांजल की आसाम की जर्नी की कहानी है। देखिएगा, ये मैंने कुछ दृश्य लिए हैं आपको दिखाने के लिए। राजवीर एंड प्रांजल वर ऑन अ जर्नी टू आसाम, द लैंड ऑफ टी प्लांटेशन। आसाम क्या है? द लैंड ऑफ टी प्लांटेशन, यानी टी प्लांटेशन यानी गार्डन का एक जगह है, प्लेस है। As they traveled, they enjoyed tea from a roadside vendor. जब वो ट्रेन से यात्रा कर रहे थे तो वहां पर रास्ते में उन्हें जो टी वेंडर होते हैं वो चाय देते हैं और वो दोनों इसका खूब एंजॉय करते हैं, उन्हें खूब आनंद आता है। राजवीर शेयर्ड अ फैसिनेटिंग फैक्ट विथ प्रांजल। राजवीर प्रांजल से कुछ फैसिनेटिंग, बड़े ही चमत्कारिक, वंडरफुल फैक्ट शेयर करता है। Over 800 million cups of tea are consumed worldwide every day। और बताता है कि लगभग 800 मिलियन कप से भी ज्यादा चाय पर डे पूरे विश्व में पी जाती है, यानी कि उसका यूज किया जाता है। द टी गार्डन्स एज दे अप्रोच मतलब अराइव्ड, जब वो वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं द व्यू फ्रॉम दियर ट्रेन विंडो। जब वहां से ट्रेन गुजर रही होती है तो दोनों तरफ चाय के बागान का जो दृश्य था वो बड़ा ही शानदार था। वो दोनों उसको देखते हैं, खूब एंजॉय करते हैं, ट्रेन की विंडो से देखते हैं। लस पैडी फील्ड्स, और क्या देखते हैं? देखते हैं पैडी फील्ड्स, धान के खेत देखते हैं जो विस्तार रूप में फैला हुआ है, खूब लंबा क्षेत्र में फैला हुआ है, चारों तरफ चाय के बागान भी है और एक पैडी फील्ड्स भी चारों तरफ फैले हुए हैं। टी बुशेस विथ सेड ट्रीज स्कैटर्ड अक्रॉस द प्लांटेशन। प्लांटेशन के चारों तरफ, यानी पैडी फील्ड्स, टी प्लांटेशन चारों तरफ बिखरे पड़े थे और बीच से ट्रेन चली जा रही है, उसका जो ट्रैक है बीच से निकलता जा रहा है। और दोनों इस दृश्य को देखकर काफी इंप्रेस है, बहुत ही हैप्पी है। Despite the beauty of the surroundings, Rajveer spotted an unattractive building which was part of a tea estate। इन सब पनोरमिक व्यूज के बावजूद जो राजवीर है वह और क्या देखता है? टी स्टेट का एक बड़ा सा बिल्डिंग देखता है जहां पर चाय का निर्माण किया जाता है। लेट्स मूव नेक्स्ट स्लाइड एंड सी व्हाट इज इन दिस द लीजेंड्स बिहाइंड टी। यहां पर राजवीर और प्रांजल एक दूसरे से शेयर करते हैं, कौन सी थॉट शेयर करते हैं?
डिस्कस करते हैं किस पे कि हु इज द इन्वेंटर, हु वाज द इन्वेंटर ऑफ टी, चाय का इन्वेंटर कौन था, कैसे चाय इन्वेंट हुई, इन सब चीजों पर वो चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं। सराउंडिंग द डिस्कवरी व्हाइल इट्स ट्रू ओरिजिन रिमेन्स अनक्लियर, जबकि इसका वास्तविक जो ओरिजिन है वह अनक्लियर है। टू पॉपुलर लीजेंड्स परसिस्ट, दो कहानियां यहाँ पे जोड़ी जाती हैं, एक तो चाइनीज और दूसरी इंडियन। आप देखेंगे यहाँ पे चाइनीज में अकॉर्डिंग टू दिस टेल, इस कहानी के अनुसार अ चाइनीज एम्पेरर वाज बॉइलिंग वाटर, एक चाइनीज एम्पेरर था जब पानी उबाल रहा था। लीव्स फ्रॉम नियर बाय ब्रांचेस, एक्सीडेंटली बगल में एक पेड़ था, उसकी कुछ पत्तियां उस उबलते हुए पानी में आ गिरी। फेल इनटू दैट पॉट द इन्फ्यूजन, इन्फ्यूजन मतलब मिक्सअप, जो मिक्सअप तैयार हुआ, मिलने के बाद जो तैयार हुआ ऑफ द लीव्स रिजल्टेड इन द क्रिएशन ऑफ टी, कहा जाता है कि उससे जो टेस्ट आया उसी से कहा जाता है कि वह चाय था, क्योंकि उससे डिफरेंट प्रकार की एनर्जी राजा को मिली और उसने कहा कि यह टी है। दूसरी कहानी जो है भारत से रिलेटेड है, इंडियन लीजेंड पर। कहते हैं बोधि धर्मा, एक भारतीय मॉन्क थे, A Buddhist monk severed his eyelids to stay awake, चूंकि वो जागते रहे ऐसा करने के लिए उन्होंने अपनी आईलिड्स को कट कर दिया। और क्या किया? ड्यूरिंग मेडिटेशन फ्रॉम दीज आईलिड्स 10 टी प्लांट्स ग्रू, करें कि इस आईलिड से 10 चाय के पेड़ उत्पन्न किए गए। एंड दियर लीव्स व्हेन ब्रूड हेल्प्ड बेनिस स्लीप, बेनिस मतलब होता है डिसअपियर हो जाना, यानी कि गायब होना। क्या गायब होना? यहाँ पे नींद गायब करने की बात कही जा रही है। एंड ब्रूड मतलब जब उसे पिया जाता है, लिया जाता है। राजवीर आल्सो मेंशन्ड दैट टी आर ओरिजिनेटेड इन चाइना अराउंड 2700, यानी कि 2700 BC। राजवीर ये भी मेंशन करता है कि जो चाय का आविष्कार हुआ, इन्वेंशन हुआ, वो 2700 BC पहले चाइना में हुआ। And it was initially consumed there as a medicinal drink, और जब ये चाइना में इन्वेंट किया गया था तो उसे टी की तरह नहीं, मेडिसिनल दवा के रूप में यूज किया जाता था। The words चाय एंड चीनी, टी एंड शुगर, चाय एंड चीनी, टी एंड शुगर आर डिराइव्ड फ्रॉम चाइनीज। ये कहा जाता है कि ये चाइनीज से वर्ड आए हैं, चाय एंड चीनी। टी रीच्ड यूरोप इन द 16th सेंचुरी, और ये चाय जो होता था, ये चाय 16th सेंचुरी में यूरोप में पहुंचा। तो आगे देखते हैं ये कहानी चाय के बागानों की। अराइविंग एट द टी स्टेट, जब वो दोनों बालक, दोनों बॉय वहां पे टी स्टेट पर पहुंचते हैं, उसके बाद की कहानी समझते हैं। राजवीर एंड प्रांजल अराइव्ड एट द मरियानी जंक्शन एंड वर टेकन टू द धेकियाबारी टी स्टेट। अलोंग द वे दे सॉ क्रॉस ऑफ टी बुशेस, करें कि वहां से ये कहां पे पहुंचे, ये मरियानी जंक्शन पे उतरे और वहां से ढेकियाबारी टी स्टेट के लिए जाने लगे। तो रास्ते में उन्होंने डिफरेंट प्रकार के टी स्टेट्स देखे। आगे विथ वीमेन हार्वेस्टिंग द टेंडर लीव्स इन बाम्बू बास्केट, बाम्बू बास्केट में जो वहां की महिलाएं थी, वुमेन्स थी, वो क्या कर रही थी? हार्वेस्टिंग कर रही थी टी लीव्स को हार्वेस्ट करके वुमेन जो थी वो बाम्बू का एक बड़ा सा बास्केट था, उसमें वो उसको डाल रही थी। टी नॉलेज, प्रांजल फादर ग्रीटेड देम एट द टी स्टेट, जो प्रांजल के पिता थे, चूंकि प्रांजल आसाम का ही रहने वाला था, तो उसके पिता उन दोनों का स्वागत करते हैं। द विजिट कोइंसाइड विद द स्प्राउटिंग सीजन, चूंकि जो विजिट था वह स्प्राउटिंग सीजन के समय, कोइंसिडेंट का मींस होता है सौभाग्य था उनका कि उस समय पहुंचे थे जब चाय की पत्तियां स्प्राउट कर रही थी। विच लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई, जो मई टू जुलाई तक चलती थी। एंड इज नोन फॉर प्रोड्यूसिंग द बेस्ट टी, और सबसे अच्छी चाय उत्पन्न करने के समय के रूप में माने जाते हैं। राजवीर हु हैड अ कीन इंटरेस्ट इन टी प्लांटेशन, राजवीर जिसका एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था टी प्लांटेशन के प्रति। विथ प्रांजल्स फादर
और उसने प्रांजल से, फादर से डिफरेंट प्रकार के नॉलेज को शेयर किया। राजवीर was eager to learn more about tea cultivation while on the estate। जब वहां पे था तो वह प्रांजल के फादर से डिफरेंट एक्टिविटीज को जानने का प्रयास करता है, कैसे प्लांटेशन किया जाता है, कैसे चाय बागानों में उत्पाद उत्पन्न किया जाता है।